हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में क्या आप जानते हैं सीरीज का सेट 3 देखेंगे, जिसमें क्लास 7 में दिए गए क्या आप जानते हैं से संबंधित बनने वाले संभावित प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 सेट करा रखा है, उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जिसमें हमने देखा था क्लास 6 का पूरा कवर किया था और क्लास 7 का हमने पार्ट 1 देखा था। ये क्लास 7 का पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला पॉइंट। क्लास 7 में ध्यान रखिएगा, पार्ट 1 हमने करवाया है, पार्ट 2 है ये, इसके बाद एक पार्ट और आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही दिया हुआ है कि आप जानते हैं। क्लास 6 में हमने एक वीडियो में कवर कर लिया था क्योंकि उसमें बहुत कम दिए गए थे। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि सर इतना ही था। हाँ, इतना ही था क्योंकि उसमें बहुत कम दिए गए थे। ठीक है, क्लास 6 में। क्लास 7 में थोड़ा ज़्यादा है, तो इसे हम लोग 3 पार्ट में कवर कर रहे हैं। एक तो पार्ट 1 हमने करवा दिया है, ये पार्ट 2 है, इसके बाद हम लोग पार्ट 3 भी इसका देखेंगे, उसके बाद फिर क्लास 8 शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम जितना भी इसमें दिया हुआ है ना बुक में, एनसीईआरटी बुक में, हमने सारा कवर हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहला, क्या आप जानते हैं जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। यहाँ पे 2 पॉइंट है। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पे पकड़ना है आप लोगों को। पहला तो ये कि किस देश के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब आंसर आएगा स्पेन। ठीक है, किस देश के अन्वेषकों ने अमेजन नदी की खोज की, तब आंसर आएगा स्पेन। लेकिन अगर सवाल ये पूछा जाए आपसे कि नदी का नाम अमेजन कैसे पड़ा, ठीक है, तब इसका आंसर बदलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल क्या बनता है। सवाल ये बनेगा कि नदी का नाम अमेजन कैसे पड़ा। विकल्प में है, यह एक स्थानीय शब्द था, अन्वेषकों ने इसे अपने देश का नाम दिया, या फिर महिला योद्धाओं के एक समूह के नाम के आधार पर रखा गया। विकल्प नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। महिला योद्धाओं के एक समूह के नाम के आधार पर नदी का नाम अमेजन पड़ा था। ठीक है, लेकिन किस देश के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब इसका आंसर होगा स्पेन। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ से इस तरह के 2 सवाल बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला पॉइंट है, क्या आप जानते हैं कि लद्दाख को खापा चांद भी कहते हैं और इसका अर्थ होता है हिमभूमि। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल बिल्कुल बन सकता है। लद्दाख को खापा चांद भी कहते हैं जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। सवाल क्या बनेगा, देखिएगा। सवाल इससे बन सकता है कि लद्दाख को और किस नाम से जाना जाता है। विकल्प में है लेह, खापा चांद, तिब्बत, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, विकल्प थोड़ा सा और भी टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं क्योंकि हमने विकल्प बहुत ही आसान ले रखा है। ठीक है, लेकिन विकल्प इतना आसान नहीं दिया हुआ रहेगा। लेकिन आपको याद रखना है, लद्दाख को और किस नाम से जाना जाता है। लद्दाख को खापा चांद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इससे सवाल एक और बनेगा यहाँ पे कि खापा चांद शब्द का क्या अर्थ होता है। खापा चांद शब्द का क्या अर्थ होता है। गर्म भूमि, जानवरों की भूमि, या फिर हिमभूमि। इसका सही आंसर हो जाएगा हिमभूमि। खापा चांद शब्द का अर्थ क्या है, हिमभूमि है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। पहले तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि चीरू या तिब्बती एंटीलोप जो है ना, एक विलुप्त प्राय जीव है। ठीक है ना, यहाँ से सवाल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है कि चीरू या तिब्बती एंटीलोप क्या है, विलुप्त प्राय जीव है ये। ठीक है, इसका शिकार शाहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है। अब दूसरा सवाल बन सकता है किसका इसका शिकार क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो शाहतूत नामक इसमें जो ऊन मिलता है ना, उसके लिए इसका शिकार किया जाता है, जो वजन में हल्का होता है और अत्यधिक गर्म होता है। जो वजन में ये हल्का भी होता है और बहुत ज़्यादा गर्म रखता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। देखिए सवाल क्या बनेगा। सवाल बन सकता है शाहतूत नामक ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है। विकल्प में दिया रहेगा भेड़, बकरी, तिब्बती एंटीलोप जिसे चीरू भी कहते हैं, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा तिब्बती एंटीलोप जिसे चीरू भी कहते हैं। ठीक है, शाहतूत नामक ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है, तो तिब्बती एंटीलोप से प्राप्त होता है। ठीक है, इससे एक सवाल और भी बन सकता है। सवाल क्या बनेगा, देखिएगा कि तिब्बती एंटीलोप का शिकार मुख्यतः किस लिए किया जाता है। मांस के लिए, खाल के लिए, या फिर ऊन शाहतूत के लिए।
बिल्कुल आंसर इसका सही हो जाएगा, ऊन शहतूत के लिए इसका शिकार किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत, जिसे विलो भी कहते हैं, पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। क्रिकेट का जो सबसे अच्छा बल्ला बनता है ना, बैट, वो किससे बनता है? तो सरपत या विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। सवाल क्या बनेगा? सवाल बनेगा कि क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? आम, पीपल, सरपत, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? सही हो जाएगा, सरपत विलो से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, क्या आप जानते हैं कि ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व में सबसे लंबा रेलमार्ग है, जो पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टक तक ये जाता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से शुरू होकर के सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होते हुए ये कहाँ बिल्कुल जाता है, तभी छोड़ते जाता है, व्लादिवोस्टक तक जाता है ये। ठीक है, व्लादिवोस्टक तक जाता है, तो ये विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है। ठीक है, सवाल क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा, है ना, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग के बारे में देखिएगा ध्यान से। सवाल क्या है, विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग, या फिर ट्रांस कनाडाई रेलमार्ग, या फिर ओरिएंट एक्सप्रेस? सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग। ठीक है, तो यहाँ पे ए विकल्प बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है और कहाँ से कहाँ तक चलती है, ये भी आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, ये भी याद रखना है, ट्रांसबेरियन रेलमार्ग जो है ना, कहाँ से कहाँ चलता है, तो ये सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि पश्चिमी रूस के में हिस्सा है, ये सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ शुरू होकर कहाँ तक जाता है, ये व्लादिवोस्टक जाता है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक चलता है ये भी आपको जरूर याद रखना है फैक्ट। ठीक है, तो चलिए लेते हैं अब अगला पॉइंट, जो कि है कि आप जानते हैं जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका वो सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। ठीक है, जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सवाल बनेगा ऐसा कि जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से औसतन कितनी ऊंचाई पर चलती है? जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से औसतन कितनी ऊंचाई पर चलती है? 5072 मीटर, 4000 मीटर, या फिर 3000 मीटर? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4000 मीटर। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं जाइनिंग के लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। ठीक है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु पूछेगा तब आप बताएंगे 5072 मीटर, लेकिन औसतन ये 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलता है। लेकिन सबसे ऊंचाई वाला पूछा जाए तो सवाल ये वाला है कि जाइनिंग से लहासा रेलमार्ग का सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, तब इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, 5072 मीटर। आ रहा है बात समझ में? तो देखिए सवाल किस तरह से बनाए जा सकते हैं, ध्यान से देखते चलिए। मैं गारंटी देता हूं कि इस तरह का सवाल आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल ने नहीं बनाया होगा, मेरी गारंटी है। मेरा प्रश्न कहीं से मिला लीजिए, जिस दिन मैच कर जाएगा सवाल उस दिन हम यूट्यूब चैनल छोड़ देंगे। आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। आप कहीं किसी भी यूट्यूब चैनल उठा लीजिए, इस तरह का ना प्रश्न मिलेंगे, ना इस तरह का कोई टॉपिक से आपको कोई वीडियो बनता हुआ कोई दिखाई देगा। ठीक है, बिल्कुल हम यूनिक करके दे रहे हैं आप लोग को हम। चलिए अगला पॉइंट है कि आप जानते हैं वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसावस्थान कहते हैं। तो ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे बसावस्थान कहते हैं। आदर्श बसावस्थान चयन के लिए कौन कौन सी प्राकृतिक अवस्थाएं होनी चाहिए? तो अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त मिट्टी और उपयुक्त भूमि, ये चीज़ें आवश्यक हैं, प्राकृतिक दशाएं हैं आदर्श बसावस्थान स्थान के लिए। ठीक है, सवाल क्या बनेगा? सवाल बनेगा कि आदर्श बसावस्थान के लिए स्थान के चयन के लिए इनमें से कौन सी प्राकृतिक दशा आवश्यक नहीं है? नहीं की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, जनसंख्या घनत्व, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखेंगे कि अनुकूल जलवायु चाहिए, जल की उपलब्धता भी हो चाहिए, लेकिन जनसंख्या घनत्व यहाँ पे जरूरत नहीं होता है जनसंख्या आदर्श बसाव के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अनुकूल जलवायु चाहिए, जल की उपलब्धता चाहिए, उपयुक्त भूमि चाहिए और उपयुक्त उपजाऊ
मिट्टी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं? भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है, बात समझ में आया? बहुत सिंपल से दिया हुआ है कि क्या आप जानते हैं कि भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। ठीक है, जो 6 लाइन 4 लाइन बनाया जा रहा है, तो ये स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग से कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है, तो याद रखना है कि स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग क्या है, यही सवाल यहाँ से बन सकता है। देखिए पहला सवाल से क्या बन रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग किन शहरों को जोड़ता है? ठीक है, तो 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ता है। उसमें से कौन कौन है? दिल्ली है, मुंबई है, पटना नहीं है, दिल्ली है, बेंगलोर नहीं है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई और हैदराबाद, हैदराबाद नहीं है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता है। तो इसमें तो 6 विकल्प हो गए आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ क्षमा चाहूँगा, बट यहाँ पे ये विकल्प सही हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, तो यहाँ पे इसे करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, क्योंकि विकल्प हो गए 6। ठीक है, चलिए इसी से एक सवाल और बनेगा यहाँ पर कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, शिक्षा, परिवहन, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये परिवहन से संबंधित है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये परिवहन से संबंधित है, याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट है, क्या आप जानते हैं विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं? ठीक है, विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल जो होते हैं ना, विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। जैसे पहले बात करें हम उष्णकटिबंधीय घास स्थल के बारे में, तो पूर्वी अफ्रीका में वहाँ पे सवाना कहा जाता है, ब्राज़ील में कंपोज कहा जाता है, वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल जो है अर्जेंटीना में से पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका में वेल्ड कहा जाता है, मध्य एशिया में स्टेपी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डॉन कहा जाता है। तो यहाँ से सवाल किसी भी से बनाया जा सकता है, बहुत सारे सवाल बनेंगे यहाँ से। ठीक है, आपको ये पूरा डेटा ही रट जाना है। ठीक है, कहीं से सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, सिंपली याद रखिए, पूछा ही जाता है, ये मत सोचिए कि यहाँ से सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए भी आई है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस सवाल क्या बनता है। पहला सवाल रहेगा आपके लिए, पूर्वी अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प में दिया हुआ है कंपोस, लानोस, सवाना। ठीक है, तो याद रखना है पूर्वी अफ्रीका में इसे सवाना कहा जाता है। विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखेंगे कंपोस, ठीक है, लानोस। ठीक है, तो लानोस वेनेजुएला में कहा जाता है। ठीक है, जबकि कंपोस जो है ना, ये कंपोस उष्णकटिबंधीय घास स्थल ब्राज़ील में बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ ध्यान में रखिएगा, कंपोस, ठीक है, और लानोस। ठीक है, एक ब्राज़ील का है, एक वेनेजुएला का है। वेनेजुएला का कौन सा है? लानोस है, जबकि कंपोस है आपका ब्राज़ील का। ठीक है, तो यहाँ से तीनों क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ब्राज़ील के घास स्थल का नाम क्या है? ब्राज़ील के घास स्थल का नाम क्या है? वेल्ड है, कंपोस है या फिर स्टेपी है? तभी बताया हमने कि ब्राज़ील के घास स्थल का नाम है कंपोस, जो कि एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है अर्जेंटीना में शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? अर्जेंटीना में शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? पैम्पास, सवाना, लानोस, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ बात हो रही है किसका? शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल का, जिसमें आप देखेंगे कि सवाना और आपका ये देखेंगे लानोस, ये दोनों क्या है? ये दोनों देखेंगे कि ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, तो ये दोनों तो ऐसे भी नहीं होगा। तो विकल्प नंबर सही हो जाएगा ए, पैम्पास। ठीक है, सिंपल सा याद रखिएगा, क्योंकि सवाना देखेंगे कि पूर्वी अफ्रीका में एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, जबकि लानोस ब्राज़ील में एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। ठीक है, सॉरी, लानोस है ना, ये वेनेजुएला में होगा। ठीक है, वेनेजुएला, लेकिन है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। कंपोस है ब्राज़ील का, जो कि उष्णकटिबंधीय घास मैदान है। ठीक है,
तो ऐसे ही पकड़ सकते थे कि ये दोनों उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं, जबकि पैम्पास एक शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल है। तो अर्जेंटीना का ही है ये पैम्पास। चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी अमेरिका के घास स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तरी अमेरिका के घास स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, तो एक तो याद रखिएगा पहला कि यहाँ पे ये उत्तरी अमेरिका में जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, देखिए कौन कौन सा दे रखा है। एक है डॉन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये। ठीक है, स्टेपी ये मध्य एशिया में देखने को मिलता है। और वेल्ड जो है ना, ये वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका का है, सॉरी हाँ ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का है वेल्ड। इसका मतलब कोई भी सही नहीं है, इसका मतलब है सही आंसर हो जाएगा ई विकल्प। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका के घास स्थल का को प्रेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेरी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है, जो कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला सवाल क्या बनेगा? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले घास स्थल को क्या कहा जाता है? लानोस, वेल्ड या फिर कंपोज? इससे दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले घास स्थल को वेल्ड कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले घास स्थल को वेल्ड कहा जाता है, जो कि एक याद रखिएगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। ठीक है, चलिए बाकी लानोस और कंपोज तो कई बार चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, लानोस एक ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जो कि वेनेजुएला में पाया जाता है। जबकि कंपोज ये भी उष्ण कटिबंधीय घास का स्थल है, जो कि कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक सवाल और बन रहा है यहाँ पे कि मध्य एशिया और ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल क्रमशः किस नाम से जाने जाते हैं? तो मध्य एशिया में स्टेपी कहा जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में डॉन कहा जाता है। तो विकल्प नंबर आपको सी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए बाकी विकल्प कई बार चर्चा कर चुके हैं। वैसे सवाना आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक है, सवाना ये पूर्वी अफ्रीका में कहा जाता है। लानोस वेनेजुएला में कहा जाता है, जो कि पैम्पास अर्जेंटीना का है। जबकि वेल्ड देखेंगे कि ये वेल्ड है आपका दक्षिण अफ्रीका का, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। चलिए अब नया है पॉइंट। क्या आप जानते हैं भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं? उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। समझिएगा, भूमध्य सागरीय वृक्ष जो होते हैं वो शुष्क और ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। कैसे? क्या करते हैं? उनकी जो छाल होती है मोटी हो जाती है, और पत्तियां जो होते हैं वाष्पोत्सर्जन को रोकने में मदद करती हैं। ठीक है, वहीं ध्यान रखना कि भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण यहाँ पे इसे विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं। ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं। ठीक है, सवाल क्या बनेगा? देखिए सवाल कुछ ऐसा होगा कि भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को कैसे ढाल लेते हैं? भूमध्य सागरीय जो वृक्ष होते हैं शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को कैसे ढाल लेते हैं? क्या वे पानी में डूब जाते हैं, या उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं, वे अपने पत्ते गिरा देते हैं, या फिर वे ठंडे क्षेत्रों में चले जाते हैं, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त रूप से कोई नहीं? अच्छा, यहाँ भी विकल्प नंबर 5-6 यहाँ भी हो गया है, तो इसे भी करेक्शन करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल बताइए इसका आंसर कौन सा दिख रहा है? जिसका हो जाएगा कि उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल है, किस कारण से भूमध्य सागरीय प्रदेश को विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है? वहाँ बहुत हरियाली है, वहाँ फूलों की खेती होती है, या फिर फलों की कृषि के कारण? तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, फलों की कृषि के कारण। ठीक है, फलों की कृषि के कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश को विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला देखिएगा। क्या आप जानते हैं रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या फिर अनछुआ? ठीक है, ये याद रखना है कि रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या फिर अनछुआ। ठीक है, चलिए देखिए सवाल क्या बन रहा है यहाँ पे। रूसी भाषा में टैगा शब्द का क्या अर्थ है? रूसी भाषा में टैगा शब्द का क्या अर्थ है? अनछुआ, बर्फीला या शुद्ध? तो इसका मतलब है आप देखेंगे कि रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है अनछुआ और शुद्ध भी होता है, अर्थात विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए कि आओ कुछ करके सीखें। क्या सीखने बोला जा रहा है? देखिए कि भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं?
उन राज्यों के नाम भी बताएं। और भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। बहुत ही ईजी सवाल है ये। ठीक है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बाकी इससे हमने सवाल बनाए हैं, आइए देखते हैं कि क्या सवाल बन रहा है यहाँ पे। सवाल है, भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। त्रिपुरा, तमिलनाडु, झारखंड, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प नंबर इसका डी सही हो जाएगा। त्रिपुरा और तमिलनाडु इसका सही आंसर है। और भी कई राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन विकल्प के अनुसार आपका ए और बी सही है। झारखंड में शीतोष्ण सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन उत्तरी पूर्वी भारत में हिमालय के पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं, जिनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से राज्य शामिल हैं। वहीं बात करें शीतोष्ण पर्णपाती वन के बारे में, तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं ये। ठीक है, विशेषकर जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़, केरल राज्य से राज्यों में ये शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को याद रखना है यहाँ पे। चलिए, अगला पॉइंट है, क्या आप जानते हैं ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़ों की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़ों की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों। तो पहले तो याद रखना है कि ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। तो ब्राजील में किस तरह का वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए, सवाल क्या बनेगा। सवाल है, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को पृथ्वी की फेफड़े क्यों कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है कि ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा जाता है। क्योंकि वे बहुत घने और हरे हैं, क्योंकि वे बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, क्योंकि वे पृथ्वी पर सबसे बड़े वन हैं, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो ये है कि क्योंकि वे बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसे ही तो क्यों कहा जा रहा है पृथ्वी का फेफड़ा, फेफड़ा का काम ही क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए विकल्प नंबर बी यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बी विकल्प सही होगा। ठीक है, बाकी तो घने और हरे तो है ही हैं। ठीक है, पृथ्वी पर ये सबसे बड़े वन हैं, लेकिन देखेंगे पूछा जा रहा है क्या कि ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को पृथ्वी के फेफड़ा क्यों कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ठीक, चलिए, अगला पॉइंट है, क्या आप जानते हैं एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। ठीक है, एनाकोंडा जो है ना, ठीक है, क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, एनाकोंडा जो है आपका, ये विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। ठीक है, तो एनाकोंडा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा सांप है जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। और ये मगर जैसा जो जानवर है ना, उसको भी मार के खा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोचिए मगर कितना बड़ा होता है, उसको ये खा सकता है। तो एनाकोंडा बहुत बड़ा होता है जो कि ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। सवाल क्या बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा किस में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, या फिर शुष्क उष्णकटिबंधीय वन में। तो ये मिलता है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। विकल्प नंबर कौन सा से हो जाएगा, बी विकल्प। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, सॉरी ये आपका हो जाएगा वर्षा वन, गलती टिक लग गया है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है ना। देखिए यहाँ पे तो दिया ही हुआ है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, क्या आप जानते हैं सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। सवाल है, सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या सवाल बन सकता है यहाँ से कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ क्या है।
सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। विकल्प में देख लीजिए क्या दिया हुआ है। विकल्प के आधार पर आप देखेंगे तो बी विकल्प सही हो जाएगा कि सुनामी शब्द यह जापानी भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण इतने सारे क्या आप जानते हैं से सवाल। ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। ठीक है, रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग से कमेंट जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ मेहनत के बदले सिर्फ एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। ठीक है, बाकी आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, शेयर वेयर मत नहीं करने का मन मत कीजिए, किया कीजिए, लेकिन कम से कम लाइक करके जाया कीजिए। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो निश्चित ही आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा। और किसी तरह का कुछ अगर चाहिए आप लोगों को तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।